विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं IND स्पेशल। मध्य प्रदेश में बम्पर भर्तियों पर हम आज बात करने वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये करेंगे कि ये जो बम्पर भर्तियां हैं जिसे लेकर दावा ये किया जा रहा है कि इन बम्पर भर्तियों से युवाओं के अच्छे दिन आ गए हैं। वे युवा जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में रहकर, चाहे वो ग्रुप बी की तैयारी हो, ग्रुप सी की तैयारी हो या ग्रुप ए की तैयारी हो, MPPSC की तैयारी हो या फिर अन्य विभागों की तैयारी जिसमें पटवारी के पद शामिल है, वन विभाग के पद शामिल है, स्वास्थ्य विभाग शामिल है, शिक्षा विभाग शामिल है, वित्त विभाग भी शामिल है। तो ये तमाम पद मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस बात का भी भान हो, इस बात का भी पता चले और ये बात आपके न केवल जानकारी के लिए बल्कि साथ ही साथ इस तौर पर भी रहे कि मध्य प्रदेश में किन किन भर्तियों पर वर्तमान में फोकस है। देखिए, युवाओं की अगर हम उम्र की बात करें तो 18 साल के बाद से ही युवा प्रायः भर्ती प्रक्रिया में आ जाते हैं, भले ही वो कोई चाहे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो या फिर अन्य। कई युवा 11वीं 12वीं से अपना मन बना लेते हैं कि उन्हें फला विभाग में जाना है, जैसे कि पुलिस विभाग है और भी तमाम विभाग। यानी कि अगर आप इस चीज को उम्र से बांधने की कोशिश करेंगे तो हम शायद ही किसी उम्र पर जाकर टिक पाए। कोई 25 के बाद करता है, कोई 20 के बाद करता है, लेकिन प्रायः 18 के बाद युवा तैयारी करते हैं। तो 1 लाख से ज्यादा जो पद हैं उनको किस तरह से भरा जाएगा, क्या कुछ प्रोसेसिंग होगी? फिलहाल वित्त विभाग की अगर मंजूरी मिल जाए, यानी कि जितने पदों पर ये नौकरियां निकली हैं वित्त विभाग की बस मंजूरी का इंतजार है। वो मंजूरी पूरी होते ही इसको अमली जामा पहनाने की जो तैयारियां हैं वो कमोबेश पूरी भी कर ली गई है। लेकिन हमारा सवाल ये रहेगा कि ये जो तमाम पद हैं जिसके लिए युवा भी बहुत लालायित हैं, युवा भी बहुत इंतजार में थे कि कब ये भर्तियां निकलें और कब वो इन भर्तियों को भर सकें और एक अच्छे रोजगार की तलाश में जो इंतजार है उनका वो खत्म हो, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अगर हम आपको एक आंकड़े के तौर पर बताएं तो मध्य प्रदेश में 1,14,164 पद खाली हैं। यानी कि इस डाटा को फिर से सुन लीजिए, 1,14,164 पद फिलहाल मध्य प्रदेश में खाली हैं। फर्स्ट क्लास कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 1278 पद खाली हैं। सेकंड क्लास के 20,912 पद खाली और तृतीय श्रेणी बम्पर भर्तियां जो बोली जा रही है उसमें सबसे ज्यादा पद हैं तृतीय श्रेणी में 82,878 पद। आप समझ सकते हैं तृतीय श्रेणी का दायरा कितना बड़ा है। चतुर्थ श्रेणी के 9,096 पद खाली हैं। अब इन विषयों पर हम चर्चा को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और न केवल वो एक बेहतरीन कॉलमिनिस्ट हैं बल्कि साथ ही साथ तमाम विषयों पर अपनी परख को रखते हैं, सुरेश शर्मा जी। और सुरेश शर्मा जी जैसे पत्रकार न केवल समाज के लिए जरूरी है। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। और हमारे साथ अभिषेक खरे जी भी हैं। बहुत बड़ी तादाद है इनके स्टूडेंट्स की और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, ऑनलाइन भी ये क्लासेस देते हैं और बहुत बड़ी संख्या में इनके स्टूडेंट्स इनको फॉलो भी करते हैं सोशल मीडिया पर। आपका भी बहुत स्वागत है खरे साहब। आज मैं इसीलिए हमारे युवाओं की बात कर रहा हूं। आदरणीय शर्मा जी, बड़े फैक्टर सुनने में बहुत अच्छा तो लगता है सर, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसको बताएं कि हमारे जो प्रशासनिक वर्ग है वो अगर सब कुछ ठीक ठीक कर दे तो हमारे युवा कब तक इन नौकरियों को कर पाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं भर्तियां तो निकल जाती है साहब, लेकिन वो पूरी होने में बहुत समय लगता है। सर, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे ये लगता है कि जो सरकार का निर्णय है वो निर्णय युवा हितैषी होने के साथ साथ चुनाव के समय के पूर्व लिया गया निर्णय है और इस निर्णय में मजबूरी कहे या बाध्यता कहे वो ये है कि आपने घोषणा अभी कर दी है, नौकरियां निकाल दी हैं, तो आपको इस चुनाव के पहले ही करना पड़ेगा। इसलिए ना तो प्रशासन अड़ंगे डाल सकता और ना अब सरकार पीछे हट सकती। इसलिए ये भर्तियां जो निकाली हैं 1 लाख के आसपास, ये तो आप मानिए कि होंगी। एक बात। दूसरी बात मेरे को जो लगता है वो ये लगता है कि जो कटौती शासकीय नौकरियों में की गई थी
2003 के आसपास, 2002 के आसपास की गई थी कि भाई अब चूंकि हमें विश्व बैंक से कर्जा लेना होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उससे पैसा लेना होता है, तो उन्होंने कहा कि आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत हैं और आप पेंशन में बहुत ज्यादा बांटते हैं, इसलिए आप इसको यदि नियंत्रित करते हैं तो आगे के अपना करार हो सकता है। तो मुझे अच्छे से याद है उस समय दिग्विजय सिंह जी की मध्य प्रदेश में सरकार थी और दोनों विषयों पर ही जो है ये अनुबंध हुआ था कि 30% सरकारी नौकरियों की कटौती की जाएगी। तब ये होता था कि जो रिटायर हो जाते थे वो स्थान समाप्त हो जाता था, वैकेंट नहीं होता था। अभी पिछले कुछ दिनों से जो ये वैकेंसियां हैं ये चूंकि बड़े लेवल की नहीं है और इसमें केवल ये है कि जो सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये इनकी जरूरत है और भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अब अधिकारी वर्ग जो है वो संशय और संदेह की स्थिति में नहीं होगा। दो बातें और विवेक जी, 2 लाइन की कहना चाहता हूं। पहली ये कि हमारे यहाँ आयुक्त प्रणाली 2 राज्यों में लागू होना थी। जब 2 जिलों में लागू होना थी। जब हमारे यहाँ 2 जिलों में, इंदौर और भोपाल में लागू करने की बात आई तो ये आती थी बात और चली जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने रात के उद्बोधन में यह कहा कि मुझे लगता है आयुक्त प्रणाली से व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, और शिवराज जी ने सुबेरे ही लागू कर दी। तो उसमें अधिकारी वर्ग जो है IAS जो है, जो बाधक बनता था वो बाधक नहीं बना। अब भी प्रधानमंत्री जी की इच्छा ये है कि रोजगार जो है वो, उसके बारे में जो एक बड़ा आरोप लगता है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो आप नहीं कर पाए, तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए देश में कि रोजगार निकले, क्योंकि केंद्र सरकार तो 2 करोड़ दे नहीं सकती, पूरे देश के 2 करोड़ रोजगार का उल्लेख हुआ होगा यदि हुआ होगा तो इसलिए भी अब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि नहीं, रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं हिंदुस्तान में, तो रोजगार अब देना चाहिए। 1.5 गुना राजस्व प्राप्त हो रहा है तो आपको भी टैक्स का हिस्सा ज्यादा मिल रहा है, इसलिए सैलरी बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो मुझे लगता है कि भाजपा शासित राज्य जो है उसको पूरा करेंगे। इन उम्मीदों के साथ हम अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल सर, उम्मीद पे तो जहां टिका हुआ है और हमारे युवा भी इसी उम्मीद को करते हैं। मैं खरे साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब आपके पास स्टूडेंट आते होंगे बड़ी आस में, तो वो ये तो बात करते होंगे कि सर मुझे ये विषय कमजोर है, लेकिन वो आपसे ये भी पूछते होंगे कि सर कितने समय में भर्ती निकल जाएगी। ऐसे समय में क्या जवाब देते हैं आप कि एक संतोषजनक जवाब उस युवा को? ये एक बहुत बड़ी परेशानी है इस समय। छात्र क्या है, मैं अगर आपको पिछले 10-12 साल से बात करूं तो होता क्या है, मैं बात करता हूं पहले MPPSC की। अगर मैं बात करूं कि जो राज्य में सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेवा है वो MPPSC के थ्रू ही निकाली जा रही है। तो हो क्या रहा है कि MPPSC में हर साल, पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, ऐसा कोई साल नहीं गया जब उनकी वैकेंसी निकली हो, निकलने के बाद कोई कोर्ट केस ना हुआ हो, फिर कोर्ट केस में फंस के वो वैकेंसी 1 साल की जगह 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर केस पे केस, यानी वही जो कहानी है ना, तारीख पे तारीख और बच्चे की कहानी खत्म। अभी लेटेस्ट में आपको एग्जाम्पल दूं तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है 2019 का इंटरव्यू होना था, अचानक से सरकार ने OBC आरक्षण किया, उसके बाद कोर्ट से आदेश आया तो उन्होंने प्रक्रिया रोक दी। फिर इसके बाद कोर्ट से उन्होंने एक नई प्रोसेस दी कि ठीक है, हम इसको एक काम करते हैं कि 87% अलग और 13% का अलग निकाल लेते हैं। तो फिर से प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उन्होंने एक नई चीज कर दी MPPSC ने, उन्होंने कहा कि 19 के जो छात्र इंटरव्यू देने वाले हैं, तो अब इंटरव्यू नहीं, पूरी की पूरी परीक्षा ही 0 से ली जाएगी। अब आप सोचिए एक छात्र के लिए कितना मानसिक आघात होता होगा कि पहले तो वो मुश्किल से प्री पास करता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर जैसे तैसे करके वो इंटरव्यू में पहुंचता है और उसके बाद ये ले जाके उसे फिर 0 पे खड़ा कर दें। तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि देखिए ये जो अब वैकेंसियां निकाली जा रही हैं बड़ा केंद्र में भी, राज्यों में भी, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा पार्ट इसमें अब चुनावी साल का है कि चुनावी साल को अब सामने, भाई आपके पास पद तो ये पहले से थे ना, पद की आप ऑलरेडी पहले से इकट्ठा कर चुके थे, तो इनको धीरे धीरे निकालते रहते हैं। अब चुनावी साल में क्या परेशानी आएगी, जो मुझे लगती है आने वाले समय में जैसे ही अब ये आचार संहिता लागू होगी और ये प्रक्रिया अगर उससे पहले पूरी नहीं कर पाए तो वहां फिर अटक जाएगा, तो छात्रों को झुंझुना भी दिखाया जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। और यही सेम प्रोसेस आप देखो ना, मैं कह रहा हूं चाहे PSC के थ्रू परीक्षा निकालो, चाहे आप व्यापम के थ्रू निकालो, PEB के थ्रू जो अब नाम हो गया है उसके थ्रू निकालो,
उसका नाम बदलो, लेकिन परेशानी मोरलेस वही चल रही है। मतलब आप एक प्रक्रिया को एक तय समय सीमा पे पूरा ही नहीं कर पाते। इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही है छात्रों को, वो आ रही है ओवर एज होना। लगातार छात्र ओवर एज हो रहे हैं। तो आप पूरी प्रक्रिया को समझे ना। देखिए, अंतिम क्षणों में आपको फायदा लेना है अगर सरकार ने 71,000 पद निकाल दिए, उसमें भी डिवाइड कर दिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरह के राज्य हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, वो सरकारी नौकरी पे काफी कुछ डिपेंडेंट रहते हैं। अगर हम गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु या कर्नाटक जैसे राज्यों की बात करें, वहां पे सरकारी नौकरियों पे डिपेंडेंसी नहीं है उनकी, वो प्राइवेट जॉब को काफी प्रेफर करते हैं और उसी के लिए तैयारी करते हैं। तो हमारे राज्यों में चूंकि ट्रेडिशनल तरीके से इसी की तैयारी हो रही है, तो सरकार को बहुत सीरियस होकर करना चाहिए, बहुत फोकस होकर करना चाहिए। और मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि पीएससी जैसा डिपार्टमेंट, जो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, जो साल भर से कुछ परीक्षाओं का आयोजन करता है, इतना बड़ा स्टाफ है, अमला है, आप एक परीक्षा के लिए प्रॉपर नियम कायदे नहीं बना पाते। हर बार आपकी प्रक्रिया कोर्ट में उलझ जाती है, फिर आप कोर्ट को जवाब देते हो, फिर इसके बाद लॉ डिपार्टमेंट आपसे ये बहुत बड़ी बात आपने कही है सर, बहुत बड़ी बात कही है कि फिर एमपीपीएससी में जो समझ में नहीं सचिव, उप सचिव, अध्यक्ष और तमाम जो बड़े बड़े हम पद सुनते हैं, फिर ये करते क्या है। हालांकि ये सवाल उठाने की भी एक बात है, लेकिन आपका कहना बिल्कुल उचित है। आप दोनों सम्मानित जनों के पास में लौटूंगा। एक और शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष पांडे जी। आपका भी बहुत स्वागत है पांडे जी कार्यक्रम में। मेरा सवाल थोड़ा सा आपसे भिन्न रहेगा, क्योंकि हम दो विशेषज्ञों से वो सवाल मैं कर चुका हूं। आपसे सवाल ये रहेगा, जो बात खरे साहब कह रहे थे उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर भर्ती शब्द हम बहुत सुनते हैं कि भर्ती में लड़का बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो क्या केवल सरकारी नौकरी ही एक बेहतरीन रोजगार का जरिया हो सकती है, या फिर प्राइवेट में भी कुछ अवसर आप पाते हैं? हालांकि युवाओं से पूछेंगे तो वो सरकारी नौकरी को प्रिफर जरूर करते हैं। बहरहाल पांडे जी, आपका जवाब। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सरकारी नौकरी को प्रेफर वो लोग करते हैं जो आत्मविश्वास से थोड़े कम होते हैं। उनको मालूम होता है कि सरकारी नौकरी क्या है, चली जाएगी। सरकारी नौकरी में हम कुछ भी करेंगे, एक सिक्योरिटी होती है, नौकरी से निकाला नहीं जाता, गलतियां माफ होती हैं, आप अपने तरीके से सर्विस कर सकते हैं और आपको अपने आप को अपडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा अभी तक सरकारी नौकरी का रुझान देखने में आता है। प्राइवेट में आपके पास कंपटीशन बहुत है, प्राइवेट में आपको अपडेट होना पड़ता है समय के साथ साथ। और बाकी के जो दूसरे प्रदेश हैं जहां पर लिटरेसी ज्यादा है, वहां के बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ जाना कम पसंद करते हैं, बशर्ते इन राज्यों के, क्योंकि इन राज्यों की शिक्षा व्यवस्था और पढ़ाई अन्य राज्यों से कम है। तो यहाँ के बच्चे शैक्षणिक रूप से उतने अपने आप को आत्मविश्वासी नहीं मानते। यही एक मुख्य कारण है कि यहाँ सरकारी नौकरी की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है अन्य राज्यों की तुलना में। अन्य राज्यों में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, वहां पर उनकी इंग्लिश स्किल्स डेवलप हैं, यहाँ पर नहीं है। भाषा का यहाँ पर बहुत कमजोर है भाषा में बच्चे। जब भी सर्वेक्षण हम देखते हैं सामने आता है तो 12th के बच्चे मैक्सिमम, सभी हाल नहीं बोल रहा, लेकिन अधिकांश बच्चे 12th के 12 अंकों का रोल नंबर लिखने में गलतियां करते हैं, जैसा कि परीक्षा के दौरान देखा जाता है। जी। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं शिक्षा व्यवस्था को लेके कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो इन राज्यों में और बेहतर शैक्षणिक माहौल बने। और जहां तक है भाषा को वोट या भाषा को सामाजिक राजनीतिक नजरिए से ना देखें और वैश्विक स्तर पे जो भाषा चल रही है उस भाषा में शिक्षा दें, जिससे कि बच्चे ग्लोबली अपने आप को सक्षम पा सके करने के लिए। ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार एक ऐसा विषय है जो आपको देना ही है, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ लोगों की भीड़ में से आप अगर बोलें तो करोड़ों लोग रोजगार के लिए हैं, तो सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। तो बेहतर होगा कि नौकरी दूसरे सेक्टर में भी जाएं, रोजगार में भी जाएं, स्किल्ड वर्कर बने, स्किल्ड लेबरिंग हो। इन सब के लिए शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होना जरूरी है। बहुत अहम बात आपने कही है। बिल्कुल
और ये खासतौर से एक अच्छा फाउंडेशन जब हम दे पाएंगे तभी ऐसे छात्र भी तैयार कर पाएंगे। सुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लौटूंगा मैं आशुतोष जी आपके पास। एक 2 साल नहीं, 2 साल तो नहीं, अब बहुत लंबा समय हो गया, उस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक चपरासी के पद के लिए वैकेंसी निकली थी और 13 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया था, जिसमें MSc, PhD, MTech, शायद खरे साहब को भी याद होगा ये बात, और फ्रंट पेज की खबर थी। तो ये बड़ा शर्मसार करने वाली खबर थी। हम लोग उसको हालांकि उत्साह में ले गए, लेकिन इस तरह के जब वाक्य सुरेश साहब सामने आएंगे तो मुझे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की एक बात याद आती है। अलग अलग मंचों से उन्होंने इस बात को कहा था कि भाई सभी को सरकारी पद नहीं दिया जा सकता, सभी पद सरकारी नौकरी यानी हर एक युवा को नहीं मिल सकती। तो ये कोई आप असमंजस पाते हैं युवाओं की ओर से कि अब कुछ भी हो जाए, 10 साल हो जाए चाहे 12 साल, हमें तो सरकारी नौकर ही बनना है? देखिए विवेक जी, दो बातें महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो ये है कि हर आदमी अफसर नहीं बन सकता। इसलिए चपरासी यदि कोई बन रहा है तो उसकी योग्यता चपरासी के लायक होगी, इसलिए वो चपरासी बन रहा है। मैं यहाँ डिग्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, डिग्रियां अनेकों बार ऐसी होती है जो चपरासी के लायक ही होती है। और आप जो मैंने अभी हमारे जो शिक्षाविद आदरणीय हैं उनसे जो मैंने बातें सुनी है, ये बातें मैंने अजीब टाइप की बातें थी, ये मेरे को पहली बार जब सुनने को मिली थी ये, और ये केंद्र सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों के द्वारा टीवी चैनल पर ये बात की जा रही थी। उन्होंने ये कहा कि देश भर में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें लोग डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन वो डिग्रियों के अनुसार उनमें योग्यता नहीं है, इसलिए उनको कोई जॉब नहीं मिलता, उनको साइड में खड़ा कर दिया जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं या जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं, ये सब लोग जो है, मैं ट्यूशन की ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें वो प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन शिक्षण संस्थानों में ये होता है, आज आप पैसे दीजिए 3 साल की डिग्री आज आपको मिल जाएगी, 3 साल का वो बैंक में एनरोल कर लेंगे और आपको जो है वो डिग्री दे देंगे। तो उस अधिकारी महोदय के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अब हमने ये व्यवस्था की है कि इस टाइप का एनरोल नहीं होगा, क्योंकि इसका केंद्रीकृत कंप्यूटर वाली व्यवस्था कर दी गई है, जिसके अंतर्गत ये सब अब नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 2014 से पहले जो हमारी शिक्षण व्यवस्थाएं थी वो इस प्रकार की थी कि लोग स्कूल जाएं या न जाएं, कॉलेज जाएं या न जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या न जाएं, सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगी। और जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगी तो जो एक प्रकार से हम कैंपस सिलेक्शन की जो बात करते थे वो नहीं करते। और इन 3 राज्यों का जिनका खरे साहब ने उल्लेख किया है, ये तीनों ही राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षण व्यवस्थाएं नेताओं के हाथ में है, और नेताओं ने इंजीनियरिंग की खोल के बैठ गए, आप सब नाम ले लीजिए, ज्यादातर नेता मिलेंगे, नेताओं ने ही मेडिकल की खोल के बैठ कर गए, नेता ही जो है अन्य प्रकार के शिक्षण संस्थान खोल के बैठ गए, और आउटपुट के नाम पर लोगों को 0 मिलने लगा, और जिसके कारण मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जो राज्य जिनका उल्लेख हुआ है, इन राज्यों के अंदर एजुकेटेड लोग नहीं आए। और एजुकेट क्यों, आप ये बताइए, गुजरात के अंदर जिसका खरे साहब ने उल्लेख किया, गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर लोग जो है प्राइवेट नौकरी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको ये मालूम है कि हमारी यहाँ प्राइवेट नौकरी नहीं है। क्या हमारी यहाँ जो बार बार बातें हो रही हैं कि हम जो है स्वरोजगार की तरफ मध्य प्रदेश को डाइवर्ट करें, तो क्या स्वराज रोजगार में जाने वाली शिक्षा व्यवस्था हमारी नहीं है क्या, कि हम अपने यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट को ये कहें कि तू अब 4 रोजगार देने के लायक बन? क्योंकि नेताओं के हाथ में सब कुछ है और एक प्रकार का शिक्षा माफिया के हाथ में आ गया है, केवल पैसा कमाने का जरिया हो गया है। चाहे वो ट्यूशन क्लासेज में पैसा कमाने की बात हो, चाहे शिक्षण संस्थानों में पैसा कमाने की बात हो, केवल और केवल ये उद्देश्य हो गया है। ये उद्देश्य बचा ही नहीं है कि माइंड वॉश करके हम उसको कैपेबल बनाएं, योग्य बनाएं। तो इसके कारण ये सबसे बड़ी परेशानी है। और ये बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा सरकारी नौकरी में जाने वाला 2nd या 3rd डिग्री का आदमी होता है जो सरकारी नौकरी में जाता है। आप तो देख लीजिए, जो IAS लोग बैठे हैं, चाहे बहुत उच्च शिक्षा पढ़ करके आए हों, उनका काम करने का तौर तरीका 2nd और 3rd ग्रेड का रहता है। वो काम ढंग का करते ही नहीं। उनका जो है 3rd ग्रेड का कर्मचारी होता है, वो नोटशीट लिखता होता है, उसमें काट चाट करते हैं वो। आप खुद लिखिए ना, नोटशीट डिक्टेट करिए। आप इतनी 2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, तो आप डिक्टेट करके पहली बार में ही सही क्यों नहीं करा दीजिए? एक नोटशीट पर 10 बार कॉमेंट्स लिखता है वो। क्यों लिखता है? क्योंकि वो अफसर है। और इस मानसिकता के कारण
आराम सुविधा भोगी जो अधिकारी वर्ग हमारा हो गया है, जिसके कारण ही सारी गलतियां होती है। दोनों आदरणीय साथी हमारे जो विद्वान है, वो तो मुझसे बहुत विद्वान है, उन दोनों की बातों से ये परिलक्षित हुआ है कि अधिकारी वर्ग जो है वो काम करने की बजाय अड़ंगे डालता है, कोर्ट में अटक जाते हैं, और जो हमारी योजनाएं हैं राजनेताओं के द्वारा चुनावी लाभ के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं वो तक भी अटक जाती हैं। इसलिए ये बड़ा गंभीर विषय है और इसको विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं कहूंगा सर कि हमारा विषय देखिए युवाओं को लेकर था, लेकिन एक पत्रकार को आपसे सीखना चाहिए कि किस तरह से पूरी चीजों का आपने जो विश्लेषण बताया, और आपने ये बताया कि ये जो लॉबी जिस काम के लिए बनी है उस काम को ही कितनी लेट लतीफी कर रही है। यानी कि इस पर सवाल नहीं खड़े होंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि भाई आपसे आपके कनिष्ठ कर्मचारी तो सवाल कर नहीं पाएंगे, उनकी इतनी ताकत नहीं है। तो आप जैसे साहसी पत्रकार हैं जो इतने कठिन सवाल कर सकते हैं। मैं खरे साहब आपसे सीधा सवाल यही रहेगा, और आदरणीय शर्मा साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, क्योंकि देखिए असमंजस की स्थिति में हमारे युवा भी हैं। आपके स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा खराब लग सकता है कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो कि क्या सरकारी नौकरी के अलावा भर्ती नहीं है, क्योंकि वो तो अपना पूरा ध्येय सरकारी नौकरी के लिए ही दे रहा है, अपना पल प्रतिपल। थोड़ा सा मैं एक पॉजिटिव कमेंट्स आपका भी इस पे चाहूंगा जी। मैं इस पे आपको एक जो सर की बात है शर्मा जी की, उसके आगे बढ़ाता हूँ। उस बात में मेरे को एक और चीज असमंजस की अब लग रही है, वो ये लग रही है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार का रुख है कि अब हम इंजीनियरिंग और मेडिकल हिंदी में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो मैं मेडिकल का एक बार फिर भी मानता हूँ कि मेडिकल की काफी कुछ संभावना है कि मेडिकल में शायद वो अपने भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर रह के नौकरी करके निकाल सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग की एक ऐसी स्किल है जिसमें उसे साउथ इंडिया भी जाना पड़ेगा, विदेश भी जा सकता है और भी जगह जाएगा। तो यहाँ एक असमंजस की बात है कि क्या हम उसे हिंदी में इंजीनियरिंग करा के क्या हम बेहतर कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए अच्छा कर पाएंगे, ये एक मुझे थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति लगती है। एक तरफ अगर जब हम हिंदी की बात करते हैं, हम अपनी मातृभाषा की बात करते हैं कि भाई फ्रांस, जर्मनी, जापान सब अपनी मातृभाषा में देते हैं, चाइना भी, तो हम भी दें, वहाँ एक पार्ट सही है। लेकिन क्या हम ये फिर उसके लिए एक तो हम सरकारी नौकरी दे नहीं पा रहे हैं और प्राइवेट में जहाँ जी सरकार मतलब डबल प्रॉब्लम तो नहीं छात्रों के लिए क्रिएट कर रही। और तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट निश्चित तौर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि बात चली है कि शिक्षा व्यवस्था में तो प्रॉब्लम है ही हमारी शिक्षा व्यवस्था बेसिकली जो सारी शिक्षा व्यवस्था है वो केवल कोशिश करती है छात्र को आगे रहने की, दूसरों से आगे निकलने की। उसको हम स्वरोजगार संबंधी शिक्षा शुरू से देते नहीं है, उसका माइंडसेट हम बनाते नहीं है और हम स्किल उसको शुरू से प्रदान करते नहीं है। हम क्या करते हैं कि उसे कहते हैं कि भाई आपको हमने ऑप्शन दे दी, जैसा सर ने कहा, शर्मा जी ने, कि बहुत सारे लोगों ने खोल लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल लिए, अब शिक्षा दिए जा रहे हैं, क्वालिटी वहां है नहीं। तो नहीं क्वालिटी के साथ एक और परेशानी, जो अभी बहुत सारे सर्वे आए हैं उसमें बहुत सारे देश के लगभग 50% से ज्यादा जो इंजीनियर पास आउट होकर निकलते हैं वो जॉब के लायक ही नहीं है। तो वहां परेशानी आ रही है। तो ये एक बड़ा असमंजस सी चीज हो रही है कि हम कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, सरकार कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं कर रही है। एक तरफ हम हिंदी करते जा रहे हैं, हमारी एजुकेशन ठीक नहीं है, क्वालिटी है नहीं, और दूसरी तरफ हम शिक्षा भी बेहतर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन वाले पार्ट हैं जिन पे और अभी डिबेट होने की आवश्यकता है, सरकार के सामने इस पक्ष को लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत अहम मोड़ दिया है सर आपने इस वार्ता को। बिल्कुल, मैं आशुतोष जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। जी आशुतोष साहब। देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, और जहां तक अपन रोजगार की बात कर रहे हैं, तो अभी ये वर्तमान में जो भी है ये केवल एक चुनावी लुभावना रसगुल्ला है, जिसका क्या होगा रिजल्ट ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। 6 महीने में ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे, वहाँ आचार संहिता लग जाएगी। आपने अभी तक आरक्षण की व्यवस्थाओं में जो पीएससी है पिछले 2021-19-20 की रिजल्ट अभी तक नहीं हो पाया, समाप्ति हो गए, फिर से होंगे। इधर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आए हुए घोषणा करने में सक्षम नहीं हो रहा है व्यापम पूर्व, जिसका नाम कर्मचारी चयन आयोग। इधर शिक्षा विभाग में अभी भी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक और
की सत्यापन प्रक्रिया चल ही रही है, 2 साल हो गए। जी जी। तो ये तमाम बातें ये बताती हैं कि आपका मुख्य मुद्दा रोजगार देना नहीं है, आपका मुख्य मुद्दा है बम्पर लॉटरी दिखाना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सर, समय समाप्त हो गया है, बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। सभी आप सम्मानित जन हमारे साथ जुड़े और अपनी विद्वता से हमारे युवाओं का भी मार्गदर्शन आपने जरूर किया होगा। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।